हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। और आज 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आप सबका स्वागत है। और यह जो चैप्टर है वो जेईई और नीट के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर साल। और बोर्ड के दृष्टिकोण से भी देखें स्टूडेंट, तो यह चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर हम लोग नेचर की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो नेचर की स्टडी करते हैं, ठीक है। बट स्टूडेंट, जब हम नेचर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या हम एक ही बार पूरे नेचर को पढ़ सकते हैं, तो नहीं। इसलिए हम लोग नेचर को ना पढ़ के उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। अब ये कंपोनेंट्स क्या होता है, तो हम अपने सराउंडिंग जो भी चीज़ें देख रहे हैं उन सारी चीज़ों को क्या बोला जाता है, नेचर का कंपोनेंट्स। जैसे मान लीजिए आप बिस्किट खाते हैं, तो बिस्किट के पैकेट में इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है और उन्हीं सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके क्या बनता है, बिस्किट बनता है, ठीक है। तो वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन सारे इंग्रेडिएंट को बिस्किट का क्या बोला जाता है, कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो उसी तरह से हम, आप, बेंच, टेबल, कुर्सी, हम अपने सराउंडिंग जो भी चीज़ें देख रहे हैं उन सारी चीज़ों को नेचर का क्या बोला जाता है, कंपोनेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो हम नेचर के स्टडी ना करके नेचर के कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं, क्लियर स्टूडेंट। बट जब हम नेचर के कंपोनेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि नेचर के कंपोनेंट्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेचर के कंपोनेंट्स में हमें क्या दिखाई देता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इन कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग नोमेनक्लेचर करते चले जाते हैं, मतलब उसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब नाम देने के बाद उन सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, तो उनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर है। अब इस पूरे टेबल को हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मार्कर है, अगर इस मार्कर को 2 फिंगर के बीच अगर हम एडजस्ट करते हैं तो ये मार्कर जो इजिली क्या हो जाता है स्टूडेंट, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम इस बोतल को 2 फिंगर के बीच एडजस्ट करना चाहें तो क्या ये बोतल एडजस्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से रोड साइड में जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, अगर उसको 2 फिंगर के बीच एडजस्ट करना चाहें तो क्या वो एडजस्ट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों का साइज क्या है, अलग अलग है। मार्कर का साइज कम है इसलिए 2 फिंगर के बीच इजिली एडजस्ट हो रहा है। बोतल का साइज क्या बड़ा है, इलेक्ट्रिक पोल का साइज क्या है, उससे भी बड़ा है, ठीक है। यानी हम बात करें तो ये तीनों के तीनों जो है वो नेचर के क्या है, कंपोनेंट्स है। और इन तीनों कंपोनेंट्स के पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, और वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है स्टूडेंट, तो साइज है, ठीक है। अब ये जो साइज है, इस साइज का हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, उसका कुछ नाम देते हैं। तो हमने इसको फिजिक्स में क्या नाम दे दिया, लेंथ, क्लियर है। अब इस लेंथ का हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। और मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हम लोग बचपन से 15 सेंटीमीटर का स्केल को लेके चल रहे हैं, यानी हम लोग लेंथ को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, तो मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, क्लियर है। अब देखिए ये जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, तो नेचर के कंपोनेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक का क्या है, नाम है, ठीक है। तो इस नेचर के कंपोनेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए ये जो लेंथ है, इस लेंथ को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे हमने डिस्टेंस पढ़ा है, विड्थ पढ़ा है ना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। तो अलग अलग जगह पे इस लेंथ का ही क्या हो जाता है, अलग अलग नोमेनक्लेचर होता है। जहाँ पे जैसा यूज होता है उसके हिसाब से हम लेंथ को अलग अलग नाम से क्या करते हैं, पुकारते हैं। लेकिन बेसिक कौन है, लेंथ है। अगर हम कहीं पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ का। विड्थ का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ का। हाइट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ का। मतलब इन सारे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, विड्थ, हाइट, इन सब का बेसिक कौन है, लेंथ है, ठीक है। और लेंथ क्या है, तो नेचर के कंपोनेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक का नाम है। और उसी कैरेक्टरिस्टिक के नाम्स को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर स्टूडेंट। तो फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड हैव सम फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है।
तो चलिए इसके डिफिनेशंस को देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या हो गया? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर which can be measured by an instruments and have some physical significance। क्लियर है? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड हैव सम फिजिकल सिग्निफिकेंस। एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और अंग्रेज जाते जाते क्या बोला स्टूडेंट? ईटीसी, है ना। तो आज तक हम लोग जो भी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? नेचर्स के कंपोनेंट्स के नाम ही है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है वैसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है स्टूडेंट, इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इसका एग्जांपल टेस्ट। क्या टेस्ट को आप किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर सकते हैं? नहीं, है ना। फीलिंग, आप किसी के फीलिंग को मेजर कर सकते हैं? नहीं। ब्रदरहुड, क्या आप ब्रदरहुड को मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से? नहीं। तो जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और वैसे कैरेक्टरिस्टिक जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर सकते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और थर्ड है स्टूडेंट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग वन बाय वन तीनों को देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो समझते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यानी जिसको लिखने या बताने के लिए किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इसको किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और इसको हम लोग किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से हम इसे ड्राइव भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो दोस क्वांटिटीज which are independent of each other and cannot be derived from
other physical quantities. ठीक है, those quantities which are independent of each other and cannot be derived from other physical quantities, या फिर बोल सकता है cannot be substituted, है ना, जिसका कोई substitute नहीं होता है. ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या है, जिसका एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी, है ना. तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कितने होते हैं. तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बेसिक है ना, यानी इसको एक्सप्रेस करने के लिए या बताने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है. और ये अपने आप में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. इसको हम किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से ड्राइव भी नहीं कर सकते और इसका अपना कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी. तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज. तो देखिए डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है स्टार्ट. तो इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं. जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें टाइम, तो टाइम इक्वल टू हम लोग को क्या पता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ठीक है, यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम. क्लियर स्टूडेंट. ठीक है, इसी के साथ एक दूसरा फॉर्मूला भी हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम. क्लियर है. अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले में अगर यहां से हम डिस्टेंस को हटा देते हैं तो क्या हम टाइम को वेलोसिटी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते. अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले से टाइम को अगर हम हटा देते हैं तो क्या हम डिस्टेंस को वेलोसिटी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते. यानी अगर हमको वेलोसिटी की बात करना हो तो वहां पे डिस्टेंस और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है ना. दोनों अगर परसेंट है तभी हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी है. अगर एक यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो फिर हम उसको वेलोसिटी नहीं बोल सकते. उसी तरह से अगर हम यहाँ से डिस्टेंस को हटा देंगे तो सिर्फ टाइम को हम स्पीड नहीं बोल सकते. यानी स्पीड में ये दोनों का क्या है, इंपॉर्टेंट है ना. ये जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है. यानी स्पीड जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये कैसा है, डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है. ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम पे. तो ये जो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी और स्पीड, ये कैसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज. अब एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, F इक्वल टू एम ए. ठीक है, m क्या है, मास है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है. अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन हटा दें तो क्या हम सिर्फ मास को फोर्स बोल सकते हैं, नहीं. अगर हम मास को हटा दें तो क्या हम एक्सेलरेशन को फोर्स बोल सकते हैं, नहीं. तो अगर हमको फोर्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि वहां पे मास और एक्सेलरेशन दोनों है. यानी फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर हम यहाँ से फोर्स को हटा लें तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट को वर्क बोल सकते हैं, नहीं. अगर हम डिस्प्लेसमेंट को हटा लें तो क्या हम फोर्स को वर्क बोल सकते हैं, नहीं. अगर हम वर्क की बात करें इसका मतलब है कि वर्क की बात करें इसका मतलब है वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है. यानी वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पे डिपेंड करता है. तो ये जो सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज कैसे हैं, तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज है ना. यानी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट और एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ये हमेशा दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं और हमेशा इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से ही क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है. जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस इनटू टाइम. डिस्टेंस क्या है, तो लेंथ है. लेंथ क्या है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, वेलोसिटी. और वेलोसिटी कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है. यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम दोनों फिर से फंडामेंटल, और दो फंडामेंटल को मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिल रहा है, स्पीड. ठीक है, तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज कैसे होते हैं, तो डिपेंडेंट होते हैं और ये हमेशा एक्सप्रेस्ड होते हैं इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज के डेफिनेशन को देखते हैं. तो
direct physical quantities are dependent or expressed in the term of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? तो वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, वर्क, और अंग्रेज जाते जाते क्या बोला? ETC, है ना। तो ये सारे क्या है? डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज है। अब ये डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की संख्या की अगर हम बात करें तो बहुत सारे, बट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं? तो 7 है, जो आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, तो अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने हैं? 7 है। और ये 7 कब बने? तो 1971 में। ठीक है, तो 1971 में साइंटिस्ट का एक कॉन्फ्रेंस बैठा और उसमें 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज थे उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के दायरे में रखा गया। ठीक है, लेकिन ठीक उसके 8 साल बाद यानी 1979 में पता चला कि और भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह ही बिहेव करते हैं, मतलब उनको एक्सप्रेस करने के लिए या लिखने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं होती है। तो वो कौन कौन से थे? तो पहला प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। ठीक है, ये 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज थे जिनको एक्सप्रेस करने के लिए या लिखने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये 2 कब पता चला? ठीक 8 साल के बाद। ठीक है, और इनका खासियत क्या था कि प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो है हमारा स्टेरेडियन। ठीक है, तो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट तो होते हैं बट इनका डायमेंशन नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के पास क्या है? यूनिट है, लेकिन इनका डायमेंशन नहीं होता है। इस वजह से भी इन दोनों को क्या किया गया? एक अलग ग्रुप बनाया गया, लेकिन ये भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही है। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको भी एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को का एक अलग ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप को बोला गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए ये प्लेन एंगल क्या होता है? तो प्लेन एंगल का मतलब है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है और यहाँ से हम लोग 2 लाइन क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यानी एंगल फॉर्म्ड बाय 2 लाइन एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए वो एंगल कितना है? थीटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। ठीक है, लेकिन अगर कोई सरफेस है, कुछ इस तरीके का सरफेस है और इसके चारों कॉर्नर से हम लोग क्या किए? किसी एक पॉइंट पे लाके इसको, अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। बट इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कितने हैं? 7 है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए तो पहले बॉक्स बना लेते हैं एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, उसके यूनिट्स और डायमेंशन ले लेते हैं। डायमेंशन, ठीक है, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स और डायमेंशन। तो फर्स्ट है लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर, जिसका सिंबल m, और इसका डायमेंशन होता है l। ठीक है, लेंथ। दूसरा मास, यूनिट kg, और डायमेंशन m। थर्ड
टाइम, यूनिट सेकेंड, एस सिंबल, और यहाँ पे भी यहाँ डायमेंशन टी हो जाता है। फोर्थ करंट, यूनिट एम्पियर और सिंबल ए और आई भी होता है, यानी ए ही लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो कैंडेला, डिनोट करते हैं सीडी से, डायमेंशन सीडी 6, टेम्परेचर यूनिट केल्विन, डिनोट करेंगे के से, और डायमेंशन भी इसका क्या होता है, के ही होता है, ठीक है। और एक सेवेंथ है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, यूनिट मोल और डायमेंशन MOL, ठीक है। तो ये जो 7 है, ये 7 क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये इनका यूनिट हो गया और ये डायमेंशन हो गया। अब ये डायमेंशन क्या होता है, तो जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल बनाया हुआ है, L। जैसे अगर हमको मोबाइल का पहचान करना होता है तो मोबाइल के पीछे उसका सिंबल होता है, सिंबल देखे ही हम लोग पता कर लेते हैं कि ये फलाने कंपनी का मोबाइल है। तो उसी तरह से लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, यानी जहाँ कहीं भी हमको L दिख जाता है मतलब हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे लेंथ का बात हो रहा है। कैपिटल M जहाँ हमको दिख जाता है इसका मतलब है वहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यही तक ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट्स और आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे।